मिशन 85 साल से अधिक उम्र के और दिव्यांग नागरिक अपना वोट दे पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दुनिया की। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। डीडी न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत है। अगले आधे घंटे में बताएंगे आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी हर वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन की यूएन की पूर्ण सदस्यता की दावेदारी का किया समर्थन। भारत समेत 143 देशों ने किया पक्ष में वोट। इजरायल और अमेरिका समेत 9 ने किया विरोध। 25 देशों ने बनाई दूरी। सुरक्षा परिषद में फिर से होगी वोटिंग। गाजा में हमास के खिलाफ इजरायली सेना का अभियान जारी। आईडीएफ ने रफाह के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को बांटने वाली मुख्य सड़क पर किया कब्जा। यूनिसेफ की चेतावनी, कहा सहायता सामग्री के खत्म होने के कारण अगले कुछ दिनों में रोकना पड़ेगा सहायता अभियान। कई हफ्तों के मिसाइल हमले के बाद रूसी सेना ने खार्किव क्षेत्र पर किया जमीनी हमला। सीमावर्ती इलाके वोल्टांस्क में 1 किलोमीटर अंदर घुसे यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेन ने भेजी अतिरिक्त टुकड़ियां। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा यूक्रेनी सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। फिलीपींस के एनएसए ने चीनी राजनयिकों को तत्काल निकालने का किया आह्वान। एक सैन्य अधिकारी की बातचीत लीक होने के बाद आई अपील। चीन का पलटवार, कहा मनीला करे सुनिश्चित चीन राजनयिक सामान्य रूप से कर सकेगा। पटरी पर लौट रही ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था। मंदी से बाहर निकली ब्रिटेन की इकोनॉमी। 3 वर्षों में सबसे तेज गति से बढ़ी जीडीपी। और सुर्खियों के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी खबरों पर नजर डालेंगे विस्तार से। सबसे पहले बात एशिया का आईना के जरिए एशियाई देशों से जुड़ी खबरों की। इजरायल हमास संघर्ष थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दबाव के बावजूद इजरायल ने गाजा पट्टी के दक्षिणी शहर रफाह के पूर्वी हिस्से में एक जमीनी सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। इस बीच इजरायली सेना ने कहा कि इजरायली सशस्त्र बलों के पास रफाह और योजनाबद्ध अन्य अभियानों के लिए पर्याप्त युद्ध सामग्री मौजूद है। यूनिसेफ के मुताबिक बीते 5 दिनों में 1 लाख से अधिक लोग रफाह छोड़कर चले गए हैं। इजरायली सेना का गाजा में हमास आतंकियों के खिलाफ अभियान जारी है। शुक्रवार की सुबह एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर को उत्तरी गाजा में गोलीबारी करते हुए देखा गया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दबाव के बावजूद इजरायल ने गाजा पट्टी के दक्षिणी शहर रफा के पूर्वी हिस्से में जमीनी सैन्य अभियान शुरू कर दिया, जबकि मिस्र के साथ सीमा की क्रॉसिंग पर कब्जा कर लिया है। आईडीएफ ने हवाई हमले में केंद्रीय रफा में कई भूमिगत सुरंगों को नष्ट करने के साथ हमास के 20 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का दावा किया है। इस बीच इजरायली सुरक्षा कैबिनेट ने गुरुवार रात आईडीएफ के रफा ऑपरेशन को नपे तुले अंदाज में विस्तार देने को मंजूरी दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने इजरायली वार्ताकारों को बंधकों की रिहाई के समझौते पर पहुंचने की कोशिश जारी रखने का भी निर्देश दिया है। इजरायली टैंकों ने शुक्रवार को रफा के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को विभाजित करने वाली मुख्य सड़क पर कब्जा कर लिया, जिससे दक्षिणी गाजा पट्टी में शहर के पूरे पूर्वी हिस्से को प्रभावी ढंग से घेर लिया गया है। अमेरिका ने इजरायल को रफा में व्यापक पैमाने पर अभियान शुरू करने के लिए उसके हथियारों की आपूर्ति को रोक देने की चेतावनी दी थी। इस पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उम्मीद जताई है कि गाजा संघर्ष पर बाइडेन के साथ जो असहमति है उसे दूर कर लिया जाएगा। जो बाइडेन के साथ जो भी असहमति है उसे दूर कर लिया जाएगा।
लेकिन हमें अपने देश की रक्षा के लिए जो करना होगा वह करेंगे, और इसका मतलब है कि हमारे भविष्य की रक्षा करना। इस बीच इजराइल ने कहा है कि उसके सशस्त्र बलों के पास रफा और योजनाबद्ध अन्य अभियानों के लिए पर्याप्त युद्ध सामग्री मौजूद है। आईडीएफ के प्रवक्ता का यह बयान बाइडेन के बयान के बाद आया। आईडीएफ के पास राफा और दूसरे योजनाबद्ध ऑपरेशनों के लिए पर्याप्त मात्रा में हथियार मौजूद हैं। हमें जो चाहिए वो हमारे पास है। उधर रफा क्रॉसिंग पर राहत सामग्री से भरे ट्रकों की लंबी कतार लगी हुई है। ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि अगर उन्हें आगे नहीं जाने दिया गया तो राहत सामग्री खराब हो सकती है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सहायता एजेंसी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि भोजन और ईंधन के घटते भंडार के कारण गाजा में कुछ ही दिनों में सहायता अभियान को रोकना पड़ सकता है। महत्वपूर्ण क्रॉसिंग बंद होने के कारण अस्पतालों को बंद करना पड़ेगा और कुपोषण बढ़ेगा। यूनिसेफ के मुताबिक पिछले 5 दिनों में 1 लाख से अधिक लोग रफा छोड़कर चले गए हैं। 5 दिनों से गाजा पट्टी में कोई ईंधन और वस्तुतः कोई मानवीय सहायता नहीं पहुंची है, और हम बची हुई राहत सामग्री को खंगाल रहे हैं। यदि इसे जल्द ही ठीक नहीं किया गया तो ईंधन की कमी वास्तव में पूरे मानवीय अभियान को रोक सकती है। हालांकि इजरायली सेना का दावा है कि रफा में अपने सीमित अभियान के जरिए वो हमास के ठिकानों को नष्ट करना चाहती है। फिलिस्तीन के लिए संयुक्त राष्ट्र की मुख्य सहायता एजेंसी ने अपने परिसर में स्थानीय लोगों द्वारा की गई आगजनी की घटना के बाद पूर्वी यरूशलेम के कार्यालय को बंद कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन के यूएन की पूर्ण सदस्यता की दावेदारी का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र ने माना है कि फिलिस्तीन यूएनजीए में शामिल होने के योग्य है। भारत समेत 143 देशों ने इसके समर्थन में मतदान किया। इजरायल और अमेरिका समेत 9 देशों ने इसका विरोध किया, जबकि 25 देशों ने मतदान से दूरी बनाई। साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सुरक्षा परिषद से फिलिस्तीन की दावेदारी पर फिर से विचार करने को कहा है। फिलीपींस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने शुक्रवार को एक फिलीपींस के सैन्य अधिकारी के साथ कथित तौर पर लीक हुई टेलीफोन बातचीत पर चीनी राजनयिकों को निष्कासित करने का आह्वान किया है। फिलीपींस के इस बयान पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे उकसावे वाला बयान बताया। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि मनीला में चीनी राजनयिकों को अपना काम करने की अनुमति होनी चाहिए। चीन और फिलीपींस के बीच दक्षिण चीन सागर में मामला तटरक्षक बलों के बीच झड़पों से आगे निकलता दिखाई दे रहा है। दोनों देशों के बीच संबंध इस हद तक खराब हो गए हैं कि नौबत राजनयिकों के निष्कासन तक पहुंच गई है। फिलीपींस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने चीनी राजनयिक को फिलीपींस के एक एडमिरल के साथ फोन पर हुई बातचीत के कथित तौर पर लीक होने के मामले में निष्कासित करने की मांग की है। फिलीपींस ने एक बयान में कहा है कि मनीला में चीनी दूतावास ने कलह, विभाजन और फूट पैदा करने के उद्देश्य से बार बार दुष्प्रचार और गलत सूचनाओं को फैलाने का काम कर रहा है। फिलीपींस के इस बयान पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे उकसावे वाला बयान बताया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मनीला में चीनी राजनयिकों को अपना काम करने की अनुमति होनी चाहिए। फिलीपींस से अनुरोध है कि वो चीनी राजनयिकों को कर्तव्यों को सामान्य रूप से निर्वहन करने दे। उल्लंघन और उकसावा तथ्यों को नकारना या जल्दबाजी में काम करने से बचे। दक्षिण चीन सागर में मुख्य रूप से 2 विवादित स्थल हैं, जिसे लेकर दोनों देशों के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। ये दोनों स्थान मनीला से 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर विशेष आर्थिक क्षेत्र में हैं, लेकिन चीन इस पर अपना दावा ठोकता है। दक्षिण चीन सागर पर चीन द्वारा खींची गई 9 आभासी रेखाएं, जिसे 9 डैश लाइन कहा जाता है, इसके सहारे दक्षिण चीन सागर के 90% इलाके पर दावा ठोकता है। फिलीपींस के साथ स्कारबोरो शोल और सेकेंड थॉमस शोल को लेकर विवाद है। सेकेंड थॉमस शोल पर दावे को मजबूत करने के लिए जंग लगा एक युद्धपोत 1999 से ही फिलीपींस ने खड़ा कर रखा है। यहाँ फिलीपींस की सेना की एक टुकड़ी भी मौजूद है। 2016 में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने फिलीपींस के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 9 डैश लाइन के चीनी दावे को खारिज करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया था, लेकिन चीन इसे मानने से इनकार करता है। इन द्वीपों की निगरानी के लिए चीन सैकड़ों तटरक्षक जहाजों को तैनात कर रखा है। चीन की यह तैनाती फिलीपींस को असहज करती है। अमेरिका भी दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा से चिंतित है।
चीन इन क्षेत्रों में फिलीपींस को मछली पकड़ने से भी रोकता है, जिसे लेकर अक्सर दोनों के बीच तनाव के साथ तटरक्षक बलों के बीच झड़प देखने को मिलती है। फिलीपींस का आरोप है कि चीन ने क्षेत्र में ग्रे जोन गतिविधियों को बढ़ा दिया है। इसमें फिलिपीनी जहाजों को रोकने के लिए पानी की बौछार, टकराव और टक्कर की रणनीति का उपयोग किया जाता है। इतना ही नहीं, चीन ने यहां मछली पकड़ने वाली नौकाओं का एक दस्ता भी तैनात किया है, जिसे फिलीपींस के सहयोगी मिलिशिया मानते हैं। हाल के दिनों में सेकेंड थॉमस शोल पर पुनः आपूर्ति मिशन के दौरान चीनी कार्रवाई में फिलीपींस की नौकाओं को नुकसान पहुंचा है। चालक दलों के दस्तों की चोटें आई हैं। चीन बार बार फिलीपींस से सेकेंड थॉमस शोल से अपने युद्धपोत को हटाने की मांग कर रहा है। चीन का दावा है कि फिलीपींस ने उससे ऐसा करने का वादा किया था, लेकिन अब उसे पूरा नहीं कर रहा है, जबकि फिलीपींस ऐसे किसी भी समझौते से इनकार करता है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और ब्रिटेन समेत दूसरी शक्तियों ने चीन के इस कदम की कड़ी निंदा की है। राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर चीन के रुख के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं और किसी भी तरह झुकने के लिए तैयार नहीं है। दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और फिलीपींस की सेनाएं संयुक्त अभ्यास कर रही हैं। जानकार मानते हैं कि इस अभ्यास के जरिए अमेरिका चीन को संदेश देना चाहता है कि ताइवान या फिलीपींस में उसकी आक्रामकता का जवाब दिया जाएगा। इस बीच चीनी सेना पार्सोल द्वीप के करीब एक अमेरिकी जहाज को खदेड़ने का दावा कर रही है। ईरान में 12वें संसदीय चुनाव हो रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और उन्होंने कहा कि अगर जनता देश में सुधार देखना चाहती है तो उन्हें जिम्मेदारी से वोट देना होगा। हालांकि ईरान के अहम फैसलों में अंतिम निर्णय ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का होता है। ईरान की संसद देश में द्वितीय भूमिका निभाती है। ये दूसरे चरणों के चुनाव हैं, जिनमें 45 सीटों के लिए वोट पड़ रहे हैं। पहले चरण के चुनाव 1 मार्च को हुए थे, जिसमें कि मतदान प्रतिशत केवल 41% ही रहा था, जो कि ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद सबसे कम मतदान प्रतिशत है। और आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं यूरोप इन दिनों के जरिए यूरोपीय देशों से जुड़ी खबरों पर। रूसी सेना ने खार्किव पर जमीनी हमला कर दिया है। रूस के हवाई हमलों में खार्किव के बिजली बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही रूस की ओर से खार्किव पर ड्रोन हमले भी किए गए, जिससे रिहायशी इलाकों में कई लोगों के घायल होने की खबर है। इस बीच यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना के 10 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। पिछले कई हफ्तों से बार बार मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाने के बाद अब रूसी सेना ने खार्किव में जमीनी हमला बोल दिया है। रूसी सेना सीमावर्ती इलाके वोटांस के करीब 1 किलोमीटर आगे बढ़ गई है और यहां बफर जोन स्थापित करने की कोशिश कर रही है। दोनों तरफ से भीषण युद्ध चल रहा है। यूक्रेन ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए और सैनिकों को रवाना कर दिया है। यूक्रेनी सेना ने कहा है कि सुबह लगभग 5 बजे दुश्मन द्वारा बख्तरबंद वाहनों के जरिए हमारी रक्षात्मक रेखा को तोड़ने का प्रयास किया गया, हालांकि उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया गया। 2020 में यूक्रेनी सेना ने खार्किव क्षेत्र से रूसी सैनिकों को खदेड़ दिया था, लेकिन पिछले साल रूसी सेना फिर से आक्रामक रुख अपनाते हुए डोनेट्स्क की ओर धीमे धीमे आगे बढ़ना शुरू कर दिया। मार्च में क्रेमलिन के इरादों को लेकर आशंकाएं बढ़ गईं जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेनी क्षेत्र के अंदर एक बफर जोन बनाने का आह्वान किया था। उसके बाद से रूस ने खार्किव को फिर से निशाना बनाना शुरू किया। हवाई हमले में क्षेत्र के बिजली के बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। वोटांस से नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि खार्किव क्षेत्र से रूसी सैनिकों को पीछे ढकेलने के लिए यूक्रेनी सैनिक तैयार हैं। रूस ने खार्किव क्षेत्र में नए हमले शुरू किए हैं। वे इस दिशा में सैनिकों की संख्या बढ़ा सकते हैं। हमारी सेना उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। इसके अलावा रूस ने रात को खार्किव पर ड्रोन हमले भी किए। यूक्रेनी सेना ने 10 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। हमले के कारण 3 रिहायशी इमारतों में आग लग गई। हमले में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। उधर यूक्रेन
रूसी रिफाइनरों को भी निशाना बनाना जारी रखे हुए है। ड्रोन हमले में कलूगा क्षेत्र में एक तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। क्षेत्र के गवर्नर ने बताया कि हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रिफाइनरी में आग लगने से डीजल ईंधन वाले 3 कंटेनर और एक अन्य कंटेनर जलकर नष्ट हो गया है। इस बीच यूक्रेनी मोबाइल वायु रक्षा इकाई से जुड़े एक सैनिक ने कहा है कि रूस द्वारा 2022 से यूक्रेन पर लॉन्च किए जा रहे शहीद ड्रोन को मार गिनाना अब कठिन हो गया है, क्योंकि इन्हें अब काले रंग से रंग दिया गया है, जिसके चलते ये आसानी से नहीं दिख पाते हैं, जबकि ये बहुत ऊपर उड़ते हैं और गति भी बहुत अधिक होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि यूक्रेन की तकनीक भी पहले के मुकाबले बहुत बेहतर हुई है। 2022 में शहीद ड्रोन सफेद थे। अंधेरे आसमान में भी उन्हें पहचानना आसान था। अब वे काले रंग से रंग दिए गए हैं। उनके अलग अलग इंजन हैं। वे तेजी से और ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं, लेकिन हमारे हथियार अब बेहतर हैं। इस बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपनी निजी सुरक्षा के प्रमुख को पद से हटा दिया है। उन्होंने ये फैसला उनकी कथित हत्या के साजिश के आरोप में 2 अधिकारियों के हिरासत में लिए जाने के कुछ दिनों बाद लिया है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्व प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन को पुनः देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। उनके नाम को मंजूरी के लिए संसद के निचले सदन के पास भेज दिया गया है। रूसी कानून के अनुसार 58 वर्षीय मिशुस्तिन ने मंगलवार को उस वक्त में मंत्रिमंडल का इस्तीफा सौंप दिया था जब पुतिन ने राष्ट्रपति के तौर पर अपना 5वां कार्यकाल शुरू किया था। मिशुस्तिन पिछले 4 वर्षों से प्रधानमंत्री पद पर थे। उधर यूक्रेन के ग्रिड ऑपरेटर ने चेतावनी दी है कि बढ़ती खपत और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में मरम्मत अभियान के बीच बिजली स्टेशनों पर हाल ही में हुए रूसी हमलों के कारण यूक्रेन को इस गर्मी में बिजली की कमी का सामना करना पड़ सकता है। पिछले महीने रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया था, जिसके चलते कई क्षेत्रों में ब्लैकआउट हो गया है। और खबर दुनिया की में रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह। देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं खबर दुनिया की। बात करते हैं अगली खबर की। अर्थव्यवस्था के लिहाज से ब्रिटेन के लिए अच्छी खबर है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में साल 2024 के शुरुआती 3 महीनों में 0.6% की वृद्धि देखी गई है, जिसके चलते ब्रिटेन अब आधिकारिक तौर पर मंदी के दौर से बाहर आ गया है। ब्रिटेन में अगले साल आम चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अर्थव्यवस्था के मोर्चे से आ रही अच्छी खबर ऋषि सुनक के लिए आशा की किरण जैसी हो सकती है। लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहे ब्रिटेन के लिए अब राहत भरे आंकड़े सामने आ रहे हैं। ब्रिटेन में साल 2024 के शुरुआती 3 महीनों में अर्थव्यवस्था में 0.6% की वृद्धि होने के बाद से ब्रिटेन आधिकारिक तौर पर मंदी से बाहर आ गया है। परिवहन क्षेत्र में हुई बढ़त ने सबसे अहम योगदान दिया है। परिवहन क्षेत्र में करीब 0.7% की वृद्धि देखने को मिली है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपनी इस उपलब्धि की सराहना की है। देश बहुत कठिन समस्याओं से जूझ रहा है। यूक्रेन का युद्ध, कोरोना महामारी के बाद चीजें बेहतर महसूस होना शुरू हो गई हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्षी लेबर पार्टी ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जेरेमी हंट पर आरोप लगाया है कि वह सही से देश को संभालने में असमर्थ रहे हैं। लेबर पार्टी के नेता रावेल रीव्स ने प्रधानमंत्री पर अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से न चलाने का आरोप लगाया है।
उम्मीद थी कि पिछले साल मंदी में कमी आने के बाद से जीडीपी में उछाल आएगा, लेकिन प्रधानमंत्री के सत्ता संभालने के बाद से अर्थव्यवस्था अभी भी खराब है। ये आंकड़े इतने भी अच्छे नहीं हैं कि आगामी चुनावों में प्रधानमंत्री को जीत दिला सकें। हालांकि ब्रिटेन अभी भी कोविड महामारी की मार से सबसे धीमी गति से उभरने वाली अर्थव्यवस्था में से एक है। वहीं अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जीडीपी में हो रही वृद्धि के बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड ब्याज दरों में कटौती करने से संकोच करेगा। लेकिन दूसरी ओर बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर एंड्रयू बेली ने संकेत दिए हैं कि 2020 के बाद पहली बार कटौती दर की जा सकती है। Today we've held bank rates at 5.25%. महंगाई की दरों में 3% की कमी आई है, लेकिन अभी हम पूरी तरह से दरों को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। जून में बैंक दरों में होने वाले बदलावों से हम इनकार नहीं कर सकते। Inflation has now fallen to just above 3%. ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में यह उछाल लगभग 3 सालों के बाद देखा गया है। दरअसल ब्रिटेन में साल 2023 की दूसरी छमाही के बाद मंदी की समस्या खड़ी हो गई थी। हाल के वर्षों में ब्रिटेन को अर्थव्यवस्था के साथ साथ राजनीति मोर्चे पर भी उथल पुथल का सामना करना पड़ा। इस दौरान शीर्ष नेतृत्व में बदलाव भी देखने को मिला। ब्रिटेन में अगले साल आम चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अर्थव्यवस्था के मोर्चे से आ रही अच्छी खबर ऋषि सुनक के लिए आशा की किरण जैसी हो सकती है। और इसी के साथ बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। चुनाव का मौसम, सियासत के रंग, नेताओं के बयान, और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं। अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, अब चिंता मत करिए। ये तो चचा भतीजे का नूरा कुश्ती हमेशा चलता आ रहा है। आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। जनता के सवाल, कांग्रेस साथ दिखाए सबको कि चोर चोर बसेरे भाई। सियासी हलकों में राजनीतिक घमासान, फिर उठे रब को मनाना आसान है, आजम खां को मनाना मुश्किल है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। चुनाव का मौसम हो और राजनीतिक चकल्लस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए चुनावी चकल्लस सोमवार, बुधवार व शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं खबर दुनिया की और अब बात करते हैं अफ्रीका नामा की और जानते हैं अफ्रीकी देशों से जुड़ी खबरें। चाड के सैन्य शासक मोहम्मद इदरीस डेबी को राष्ट्रपति चुनाव का आधिकारिक विजेता घोषित किया गया है। इदरीस डेबी ने देश में 6 मई को हुए राष्ट्रपति चुनावों में 61% से अधिक वोटों के साथ जीत हासिल की थी, लेकिन उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी ने खुद को विजेता घोषित किया है। और इसके साथ यहां रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे सुकून से भरा नया सवेरा। और आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं अमेरिकाना पर। और आपको बता दें कि रोमन कैथोलिक धर्म के अनुयायियों के लिए वर्ष 2025 बेहद खास होने वाला है। पोप फ्रांसिस ने दुनिया के सबसे बड़े चर्च सेंट पीटर्स बेसिलिका से घोषणा की कि साल 2025 दुनिया भर के कैथोलिकों के लिए पवित्र वर्ष होगा। दुनिया का सबसे छोटा देश लेकिन रोमन कैथोलिक धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र स्थान माने जाने वाले वेटिकन सिटी साल भर के जश्न के लिए तैयार हो रहा है। कैथोलिक चर्च के पोप और प्रमुख पोप फ्रांसिस ने दुनिया के सबसे बड़े चर्च सेंट पीटर्स
बेसिलिका से घोषणा की है कि साल 2025 दुनिया भर के कैथोलिकों के लिए पवित्र वर्ष होगा। साल 2025 को पोप ने उम्मीदों के साल के तौर पर घोषित किया है। क्रिसमस की पूर्व संध्या 24 दिसंबर 2024 से जुबली साल आगाज होगा और 6 जनवरी 2026 को यह खत्म होगा। इसी के साथ कैथोलिक मान्यता में मुक्ति का द्वार माने जाने वाले पवित्र दरवाजे के द्वार भी खोले जाएंगे। पोप जब सेंट पीटर्स बेसिलिका के कांस के दरवाजे को खोलते हैं तभी पवित्र साल का आगाज होता है। रोम में ऐसे 4 प्रमुख दरवाजे हैं, लेकिन सेंट पीटर्स बेसिलिका का दरवाजा सबसे अहम है। मान्यता है कि इन दरवाजों से गुजरने वालों को अपने पापों से मुक्ति मिल जाती है। हमें जुबली साल की तैयारी किसी प्रार्थना की तरह करनी चाहिए। उन देशों और लोगों को उम्मीद के साथ की जरूरत है जिनका भविष्य चिंता और डर से घिरा हुआ है। ईश्वर द्वारा बनाई गई हर रचना को उम्मीद की जरूरत है। दरअसल हर 25 साल में एक बार कैथोलिक धर्म के पोप किसी भी विशेष मुद्दे पर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए या फिर किसी अहम घटना का जश्न मनाने के लिए एक साल को पवित्र साल की संज्ञा देते हैं। इस परंपरा की शुरुआत बोनीफेस ने साल 1300 को पवित्र वर्ष घोषित करके की थी। आखिरी बार पोप जॉन पॉल द्वितीय ने साल 2000 को पवित्र साल घोषित किया था। उस साल 2.5 करोड़ से अधिक तीर्थयात्रियों ने रोम की यात्रा की थी। ऐसे में ये अवसर न केवल धर्म बल्कि पर्यटन और आर्थिक लिहाज से भी अहम हो जाता है। इस साल आयोजकों को उम्मीद है कि 3 करोड़ से अधिक पर्यटक रोम का रुख करेंगे, लेकिन पर्यटकों को संभालने के लिए रोम को किसी चमत्कार की जरूरत होगी। दरअसल में रोम का शहर बहुत पुराना हो गया है और वहां पर ज्यादातर समय निर्माण का काम चलता रहता है। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लिए व्यवस्था करना टेढ़ी खीर होगा। शहर के पुनर्निर्माण से जुड़ी कई परियोजनाओं में भूमिगत कार्य की जरूरत होगी। शहर की समृद्ध विरासत को सहेजकर पुनर्निर्माण करना बेहद कठिन काम है। और आइए अब नजर डालते हैं दुनिया का दिल पर।